हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ के चौरसिया। तो आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आज का ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो ध्यान से देखिए, देखते रहिए। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कोई डिटर्मिनेंट, जैसे मान लेते हैं 1 2 3। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको जल्दी भेजे में समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कोई ये डिटर्मिनेंट है और अगर रो को कॉलम में चेंज कर दे, जैसे रो वन माने ये 1 2 3 ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, अगर मैं इसको कॉलम में चेंज कर दूं, रो 2 को दूसरे कॉलम में चेंज कर दूं 4 5 6, और रो 3 को 7 8 9 ऐसे बना दूं, तो जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 1 2 3 लिखा है फर्स्ट केस में, ये ए मान लेते हैं, इसको बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको ओपन करेंगे तो किस प्रकार से ओपन करेंगे, +1 हो जाएगा, और जब इसको हाइड कर लेंगे ये और ये, तो क्या बचेगा 5 6 8 9। तो यहाँ लिख लेंगे 5 6 8 9। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2। जब 2 को रो और कॉलम हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4 6 7 9। फिर +3, रो और कॉलम हाइड करेंगे ये और ये, तो क्या बचेगा 4 5 7 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 5 7 8। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 45 - 48 -2 4 9 36, और ये 42। केवल ये एग्जाम्पल समझने के लिए है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -3 + 12 -9। तो ये आंसर आ गया 0। अब अगर क्या करें, सेकेंड केस को सॉल्व करके देखते हैं। बी नंबर जो मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी वैल्यू भी 0 आनी चाहिए फिर तो। हाँ, आएगी, देख लो। 1 तो कितना बचेगा इसके अंदर, 5 8 6 9 -4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 8 3 9, और +7। तो इसमें क्या आ जाएगा 2 5 3 6। तो इसको ओपन करने पर आ जाएगा 45 - 48, यहाँ पे 1 रहेगा ही, -4। यह आ जाएगा 18 - 24 +7, यह आ जाएगा 12 - 15। तो ये आ जाएगा -3 -4 × -6 +7 × -3। तो ये आ जाएगा -3 + 24 -21, जो कि 0 है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, रो को कॉलम और कॉलम को चेंज करने पर जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड, then value of determinant will be same. Value of determinant will be same. ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत आसान है,
देखिए, आपको नंबर ऑफ प्रॉपर्टी याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि प्रॉपर्टी में होता क्या एक्चुअली में, वो याद रखना है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है जो मैंने पहले प्रॉपर्टी बताई हो बुक में दूसरी लिखी हो, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी डिटर्मिनेंट है, कोई भी डिटर्मिनेंट मान लो एग्जांपल के लिए यही, तो अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, या तो ऐसा है या ऐसे भी हो सकता है, दूसरा एग्जांपल 0 0 0 5 8 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो या तो पूरे रो के, किसी रो के पूरे एलिमेंट जीरो हों या किसी कॉलम के पूरे एलिमेंट जीरो हों, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। याद रखना है, इसको सॉल्व करने पर जीरो आएगा, इसको भी सॉल्व करने पर जीरो आएगा। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होने पर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो प्रॉपर्टी में लिख क्या सकते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर जीरो, then value of determinant will also be zero। ये वीडियो देखने से बस आपसे नहीं बनेगा, पेन और रफ ले करके बैठें और उसको नोट करते चलें, स्क्रीनशॉट नहीं लें, नोट करते चलें, वीडियो पॉज करके नोट करें फिर आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट तो ले लोगे लेकिन वो स्क्रीनशॉट रखा ही रहेगा, वो यूज नहीं कर पाओगे ज़्यादातर, ठीक है ना। इसलिए आलस छोड़ो और नोट करते चलो। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम, कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो, जैसे इस डिटर्मिनेंट में रो 1 ये 1 2 3 और रो 3 सेम है, 1 2 3 हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ऐसे भी हो सकता है दो कॉलम 1 2 3 2 5 6 मान लो ये, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ये, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्या 3, तो ये गड़बड़ लिख दिया मैंने एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं ये 1 2 3 है, दो कॉल इसमें देखो, इसमें तो क्या थे, दो रो सेम थे 1 2 3 1 2 3, तो इसकी वैल्यू जीरो। इसमें दो कॉलम सेम होंगे, जैसे मान लेते हैं 4 और 5, तो यहाँ पे मान लेते 1 है, ये 1 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 5 है, 7 8। तो देखो ये कॉलम, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सॉल्व करने पर ये भी जीरो। तो अगर ऐसा प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपन, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे प्रॉपर्टी से बता देते हैं कि सिंस इसमें R1 एंड R3 इक्वल टू जीरो, ये रीजन दे देंगे इसमें, और इसमें दे देंगे C1 इक्वल टू C2, R1 इक्वल टू R3 इसलिए वैल्यू जीरो, और इसमें C1 इक्वल टू C2 इसलिए वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी थी थर्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी को क्या है कि अगर किसी एक रो, जैसे 1 2 3 3 2 5, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 5 ऐसे करके मान लो लिख दिया। अब इसमें क्या करें, अगर एक बार चेंज कर दें रो को या कॉलम को एक बार दूसरे से, जैसे इसकी जगह पे ये लिख दें और इसकी जगह पे ये लिख दें, यानी 1 2 3 की जगह 3 2 6 लिख दिया, और 1 2 3 की जगह तो 3 2 6 लिख दिया, 3 2 6 की जगह 1 2 3 लिख दें। तो ये जो, अगर मान लो इसकी वैल्यू x आती है सॉल्व करने पर, ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू x आती है सॉल्व करने पर, 10 20 50 कुछ भी आएगी ना, उसको मान लिया x, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -x आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि R1 की जगह R2 लिख दिया, R2 की जगह
R1 लिख दिया। ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 3 2 6 1 2 5 ये लिखा हुआ है जो, अगर इसको मैं क्या कर दूं, ये जो 1 3 1 लिखा हुआ है कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 लिख दूं और कॉलम 2 की जगह पे लिख दूं कॉलम 1, तो इसकी वैल्यू जो होगी ये 3 लिखा हुआ है, थ्री 6 5। तो अगर इसको सॉल्व करने पर मान लो x आया है तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा -x, यानी किसी एक दो रो को आपस में चेंज कर दिया जाए एक बार तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और याद रखें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा हुआ है, अब इसमें आपने दो बार चेंज कर दिया, जैसे ये लिखा, क्या लिखा, मान लो लिख लिया 1 2 3 और 7 8 9 4 5 6, इसमें बेसिकली किया क्या है अपन ने, ये 6 लिखा हुआ है, ये 7 8 9 4 5 6 को एक बार चेंज किया तो यहाँ क्या आ गया होगा माइनस। अब मान लो दोबारा फिर चेंज करते हैं, 7 8 9 को लिख दिया ऊपर, 1 2 3 को लिख दिया यहाँ पे 4 5 6, तो ये माइनस तो था ही, एक बार और माइनस आया होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। यानी दो बार अगर चेंज करते हैं वही प्रॉपर्टी दो बार लगाते हैं। मैंने इसमें किया क्या, R3 की जगह R2 लिख दिया और फिर क्या कर दिया, R2 की जगह R1 लिख दिया, तो एक बार चेंज किया तो माइनस आया, दोबारा फिर चेंज किया तो फिर माइनस आया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यानी दो रो को चेंज करोगे आपस में तो माइनस आ जाएगा, फिर दोबारा चेंज करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे C1 C2 को लिखोगे C2 यानी C1 के प्लेस में C2 और C2 के प्लेस में C1 लिखोगे, यानी C2 के प्लेस में अगर मान लो C1 लिखते हो, ठीक है, फिर दोबारा एक बार और प्रॉपर्टी लगाते हो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 3 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो मैंने क्या किया, कॉलम 2 की जगह कॉलम 1 लिख दिया, तो ये जो वैल्यू रही होगी माइनस हो जाएगी, दोबारा फिर चेंज कर दिया 2 5 3 6 1 4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो दो बार चेंज करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी थी, आगे प्रॉपर्टी फिर बाद में बताई जाएंगी। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 4.2 एक्सरसाइज। सो 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बताऊं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4.2 का इसमें लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट, प्रूफ करना है और एक्सपैंड नहीं करना, मीन्स प्रॉपर्टी लगाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, इसकी वैल्यू लाना है 0, प्रॉपर्टी का यूज करके लाना है और एक्सपैंड नहीं करना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखें, इसको लिख लेते हैं डेल्टा इक्वल टू, ये लिखा हुआ है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। सोचो, दिमाग दौड़ाओ, अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, किन दोनों को, ध्यान से देखो,
ये है कॉलम 3, ये क्या है कॉलम 3, और ये क्या है कॉलम 2। तो अगर कॉलम 3 को कॉलम 2 से माइनस कर दिया जाए और लिखा किस में जाए, कॉलम 3 में, ध्यान से देखें, ये जो मैं लिख रहा हूँ इस तरीके को सीखें। मैं जो भी लिखूँगा C3 में लिखूँगा, इसका मतलब ये हुआ। C3 का मतलब जो भी लिखूँगा C3 में लिखूँगा, और लिखूँगा क्या, ये तीर बताएगा, ये जो एरो बना है ये बताएगा कि क्या लिखूँगा इसके बाद जो लिखा होगा। तो मैं क्या लिखूँगा C3 में, C3 माइनस C1 लिखूँगा, ठीक है। तो देखें अब ध्यान से, तो डेल इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x y z a b c। क्यों, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी C3 में लगा रहा हूँ, तो C1 और C2 सेम हो गए। अब C3 और C1 को माइनस करेंगे, लिखेंगे C1 में, तो C3 ये हो गया माइनस C1 नहीं सॉरी, हाँ C1 लगाया, तो C1 को एक्चुअली में मैंने यहाँ पे C3 C2 यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, तो माइनस a यहाँ पे हो जाएगा y प्लस बी माइनस बी जेड प्लस सी माइनस सी। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये ए उड़ गए, बी से बी उड़ गए, सी से सी उड़ गए, खट खट खट, तो एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पे C1 और C3 क्या हैं, इक्वल हैं। C1 और C3 क्या हैं, इक्वल हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस C1 इक्वल टू C3, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। इसी को और एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं इसी में। हाँ, तो देखिए एक्स वाई जेड, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। और क्या प्रॉपर्टी लगा सकते, ज़रूरी नहीं है जो मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ केवल वही प्रॉपर्टी लगाएं आप, और भी प्रॉपर्टी लगा के आ सकता आंसर। तो देखो मैं दूसरी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, C1 में लिखूँगा, जो भी लिखूँगा क्या, C1 और C2 को प्लस कर दूँगा। तो C1 क्या है, C1 ये है एक्स वाई जेड, ये है C1, ठीक है, और ये है C2। तो इन दोनों को प्लस करूँगा, लिखूँगा कहाँ पे, C1 पे। तो C1 में लिखना है, क्या लिखना है, C1 और C2 को प्लस, C1 ये लिख लिया, ये लिख लिया C1, ठीक है। अब C2 को प्लस कर दो, ये प्लस A प्लस B प्लस C, और C2 C3 में तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल ABC। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस A y प्लस B जेड प्लस C। तो स्पष्ट दिख रहा है C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल हैं, इक्वल है, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, 0। एक प्रॉपर्टी और लगा सकते थे इसमें, और देखिए ध्यान से, मुझे पता है आप सबको ये बनता होगा और दिमाग ख़राब हो रहा होगा कि क्या वही क्वेश्चन बता रहे हैं बार बार, लेकिन आप देखें, समझें, दिमाग दौड़ाएं। एक क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से करने से क्या होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है और चीज़ों को डिफरेंट तरीके से अपन सोच सकते हैं। अब अगर इसमें क्या करें, C3 में ही प्रॉपर्टी लगाएं, लेकिन C3 में इस बार C2 माइनस ना करके C1 माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा C1, C2 में तो कुछ किया नहीं, इसलिए C1 C2 एज इट इज रहेंगे ABC। लेकिन C3 में क्या किया है, C1 को माइनस किया है, C3 में C1 को माइनस किया, ये y लिखा हुआ है, y प्लस बी माइनस वाई, और z प्लस सी माइनस जेड। तो क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई जेड ए बी सी, और ये ए एक्स 67
60, तो ये बचेगा ए बी सी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, C2 इक्वल टू C3, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, 0। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, यह भी बहुत सिंपल है। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसकी वैल्यू 0 लानी है। कैसे लानी है वो आपको खोपड़ा लगाना है। तो देखो, अगर दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा सोचो सोचो सोचो, ध्यान से सोचो, ध्यान से। अगर मैं ये प्लस ये कर दूं और प्लस ये कर दूं, ये क्या है, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो अगर कॉलम 1 में मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0। और ये बी से ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सी से ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। तो देख पा रहे होंगे आप कि सारे एलिमेंट कैंसिल हो रहे हैं ना। तो एक्चुअल में क्या प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, C1 में प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। क्या, C1 में C1 को, C2 को, C3 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल टू, यहाँ मिलेगा a माइनस बी, ये C1 के एलिमेंट लिख लिया। अब C2 के एलिमेंट को जोड़ दो, C2 के b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। अब C3 के एलिमेंट जोड़ दो, C माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। हाँ, अब C2 को में तो प्रॉपर्टी लगाया नहीं, इसलिए एज इट इज़ रहेगा ना। ये C3 में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाया, ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सब स्वाहा। 0 0 0, तो b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब चूँकि C1 के ऑल एलिमेंट क्या है, 0 के इक्वल है, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी क्या है, किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होने पर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। इसी को एक दूसरे मेथड से देखते हैं, इसी का दूसरा मेथड। और यहाँ लिखा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब अगर मैं इसमें इसको ऐड करूं और फिर इसको ऐड करूं तो भी 0, इसमें इसको ऐड करूं फिर इसको ऐड करूं तो भी 0, और इसमें इसको ऐड करूं तो भी 0। मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं, इस रो में, रो 1 में सबको ऐड कर दें, यानी रो 1 में रो ना है, रो 2 है, रो 3 है, तीनों को ऐड करना है। तो क्या जाएगा, पहले रो 1 लिखेंगे, ठीक है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये हो गया। थोड़ा और दूर दूर लिखना चाहिए मुझे। ये a माइनस बी रो 1 में रो 2 का एलिमेंट b माइनस सी और c माइनस ए, ये फिर रो 1 में ही रो 2 का एलिमेंट और रो 3 का एलिमेंट ये ऐड कर दिया। फिर c माइनस ए प्लस ए माइनस बी
प्लस बी माइनस सी, ये लिख दिया, ये रो 1 हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, रो 1। हाँ, अब जो रो 2 है वो लिख लिया बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इस टाइप से लिख लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो, ये भी पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो, और ये भी जीरो हो जाएगा। तो बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि R1 के सारे एलिमेंट जीरो हैं। रीजन क्या लिख लेंगे, R1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक मेथड हो गई, और भी मेथड हो सकती हैं, देखें थोड़ा ध्यान से। तो सबसे बेहतरीन तो यही थी, बाकी और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करेंगे अब। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 वो लिख लेते हैं पहले। 2, 3, 5, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 2, 3, 5, फिर लिखा हुआ है 7, 8, 9, 7, 8, 9, 65, 75 और 86 लिखा हुआ है। इसको जीरो के इक्वल लाना है। ध्यान से देखें क्वेश्चन को देखें ध्यान से, और इसमें कुछ खास है ही नहीं सॉल्व करने लायक, ठीक है। तो दिमाग दौड़ाओ, बहुत सारे तरीके हैं इसमें। 9 9 जा 81 और 5 जोड़ोगे तो 86, 8 9 जा 72, 3 जोड़ोगे 75, 7 9 जा 63 और 2 जोड़ोगे तो 65। बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं, इसमें 9 की टेबल पढ़ रहे हैं, C2 में 9 की टेबल पढ़ रहे हैं और C1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें कैसे सॉल्व करना है इसको। मैं जो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ C1 में लगा देते हैं। तो C1 को ऐड करना है और C1 में C2 को ऐड करना है, लेकिन जो C2 को ऐड करेंगे 9 का इंटू करके। तो दिमाग दौड़ाओ, कितना आएगा, 2 प्लस 7 9 जा 63, 3 प्लस 8 9 जा 72, 5 प्लस 9 9 जा 81, ये हो जाएगा 7 8 9 65 75 86। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 65 75 86, 7 8 9 65 75 86। तो इसकी वैल्यू जीरो आ गई। रीजन बोलो, रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है, C1 C3 के इक्वल है। एक इसकी दूसरी मेथड देख लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर इसमें अपन ऐसा करें, इसको माइनस कर दें, ठीक है, और इसमें 9 का डिवाइड कर दें, तो देखो बात वही है। 65 में से 2 माइनस होगा तो 63, 9 का डिवाइड करोगे 7। तो मैं प्रॉपर्टी क्या लगाने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 3 5 7 8 9 65 75 86। तो मैं क्या कह रहा हूँ, C3 में प्रॉपर्टी लगाना है, C3 में C1 को माइनस करके 9 का डिवाइड कर देना है। ये मान लो 9 का डिवाइड नहीं करते तो दोबारा प्रॉपर्टी लगा देना, ठीक है, क्या दिक्कत है, एक स्टेप बढ़ जाएगा।
तो C3 में प्रॉपर्टी लगाना है, तो C1 और C2 को तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनका बाल बांका नहीं हो सकता। 65 में से 2 माइनस हुआ 63, 75 में से 3 माइनस हुआ 72, 86 में से 5 माइनस हुआ तो 81। अब देखो एक बार और प्रॉपर्टी लगा देते हैं। C2 में 9 का इंटू करके लिख दो, बस ख़त्म। तो क्या मिल जाएगा 2 3 5, 7 में से 9 का इंटू कितना आएगा 63 और 72 और 81, यहाँ पे आ जाएगा 63 72 81। तो ये क्या हो जाएगा 0। रीज़न बीइंग C2 इक्वल टू C3। तो इस टाइप से कर सकते हैं, और भी तरीके लगा सकते हैं आप। ठीक है, तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर विचार करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डार्क कर लेते हैं मार्कर ये बात। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है 1 1 1 BC CA AB, फिर क्या लिखा हुआ है ABC। तो A के बाद आएगा B प्लस C, B के बाद आएगा C प्लस A, C के बाद आएगा A प्लस B, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू लाना है इक्वल टू 0। बहुत सिंपल। सिंपल क्यों? अरे इसलिए सिंपल क्योंकि इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये क्या आएगा AB और AC, इसको जोड़ोगे, दिमाग दौड़ाओ, क्या ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करके जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB, हो जाएगा AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस BC, ये हो जाएगा। अब सोचो अगर इसमें इसको जोड़ दें तो क्या आएगा AB BC CA, AB BC CA, BC AB CA, वही चीज़ AC BC AB आ जाएगा वही। तो अगर मैं C1 में नहीं, किस में प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ C2 में प्रॉपर्टी लगा दूँ। क्या प्रॉपर्टी लगा दूँ C2 में C3 को ऐड कर दूँ, तो क्या मिलेगा 1 1 1, ये मिल जाएगा AB, और क्रम से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, AB BC CA, किसको ऐड कर रहा हूँ ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये है C2 और ये है C3, ये ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इसको ऐड कर रहा हूँ। तो AB BC CA, हर बार AB BC CA आएगा ऑर्डर से, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ पे क्या आ जाएगा AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस BC। अब देखो हर जगह क्या है AB प्लस BC प्लस CA है C2 में, तो मैं क्या कर लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ AB प्लस BC प्लस CA, तो क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, 1 1 1 AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस BC, तो ये 0 आ गया। 0 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, ये 0 क्यों हो गया? क्योंकि C1 इक्वल टू क्या है C2। यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा इस वाले स्टेप में, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C2, तो ये टोटल आ गया 0। तो आई होप कि इतने लेक्चर में आप लोगों को ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ की समझ में आ गई होंगी।
तो अभी इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन और कुछ अभी और प्रॉपर्टी बाकी हैं इसमें, तो इसकी प्रॉपर्टी बाद में बताई जाएंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। बाय बाय।